हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपकी हिस्ट्री का फोर्थ सेमेस्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो गाइस, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल या मैसूर में ब्रिटिश ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की। सो दोस्तों, आप लोगों को बताना है बंगाल या मैसूर दोनों में से किसी एक के बारे में आप लोगों को लिखना है एंड बताना है कि किस तरीके से 18वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपनी सत्ता की स्थापना की। तो दोस्तों, बंगाल वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। इससे पहले जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बंगाल वाला पॉइंट बहुत अच्छे से कवर करा दिया था। बंगाल से रिलेटेड मैं सारे पॉइंट उस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैसूर वाले पॉइंट को। तो दोस्तों, मैसूर के अंदर ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट से वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। सो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से लिखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में स्थापित की गई थी, उसने 1773 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और बम्बई के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। अवध और कर्नाटक के नवाब उनके आश्रित थे। हालांकि 1765 के बाद उन्हें मराठा हैदर अली और मैसूर के टीपू सुल्तान और सिखों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सर्वोपरि होने के लिए इन शक्तियों को अपने अधीन करना था। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें मेंशन कर की हैं गाइस। दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी। एंड यही वो कंपनी है जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आए। लेकिन दोस्तों, शुरुआत के अंदर तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ व्यापार किया, लेकिन आगे चलकर 1773 तक इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसे कई सारे क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया और भारत के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लिया। लेकिन 1765 के बाद से इन्हें कुछ विरोधों का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि मराठा इनका विरोध कर रहे थे, हैदर अली, टीपू सुल्तान, ऐसे कई सारे लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स का कड़ा विरोध कर रहे थे। इस कड़े विरोध का सामना करते हुए और भारत के अंदर एक शक्तिशाली शक्ति बनने के लिए ब्रिटिशर्स को इन सभी शक्तियों को, इन सभी लोगों को अपने अधीन करना बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट को ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है ब्रिटिश की मैसूर विजय। मैसूर राज्य पर उस समय हैदर अली एक प्रतिभाशाली जनरल, एक सक्षम प्रशासक और एक चतुर राजनायक का शासन था। जब कर्नाटक युद्ध से त्रस्त था और बंगाल राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, तब हैदर अली लगातार मैसूर की सत्ता में बना रहा। उसने अपना राज्य कृष्णा नदी तक बढ़ाया। हैदर अली के अधीन मैसूर भारत में बढ़ती ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरा बन गया था। 1767 और 1799 के बीच कंपनी ने मैसूर की शक्ति को नष्ट करने के लिए हैदर अली के साथ 4 युद्ध किए। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है कि ब्रिटिशर्स मैसूर के ऊपर अपना अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि जिस टाइम पे ये मैसूर के अंदर हैदर अली नामक शासक का राज था। हैदर अली बेसिकली एक बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली शासक था और एक बहुत ज़्यादा अच्छा राजनायक था। उसने अपने जो उसका पूरा मैसूर राज्य था उसको बहुत ज़्यादा उसका विस्तार किया और उसका विस्तार उसने कृष्णा नदी तक किया। राजनीतिक उथल पुथल और कर्नाटक जैसे राज्यों में युद्ध के बावजूद इस टाइम तक जो मैसूर राज्य था उसके अंदर बहुत ज़्यादा शांति बनी हुई थी। मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति ब्रिटिश सत्ता के लिए थी, इसीलिए 1767
1999 के बीच हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच 4 युद्ध लड़े गए। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं पहले मैसूर युद्ध की। 1769 ई में हैदर अली ने पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश को हराया और मद्रास को घेर लिया। अंग्रेज़ों को एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसके अनुसार उन्हें भविष्य में किसी अन्य शक्ति द्वारा हमला किया जाने पर हैदर अली की मदद के लिए आने का वादा किया। इस संधि ने निसंदेह हैदर अली की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। तो दोस्तों जो पहला मैसूर युद्ध हुआ जो कि 1769 में हुआ, दोस्तों आप लोगों को ये ईयर ज़रूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों 1769 में जब पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ तो इसमें ब्रिटिशर्स को हैदर अली ने हरा दिया और मद्रास को घेर लिया और अंग्रेज़ों को एक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। इस संधि के अकॉर्डिंग फ्यूचर में कभी भी कोई हैदर अली के ऊपर अगर हमला करता है तो ब्रिटिशर्स को हैदर अली की मदद के लिए आना होगा, ऐसा इस संधि के अंदर कहा गया था। तो दोस्तों इस तरीके से जब ये संधि की गई तो इसने हैदर अली को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को पहले पॉइंट को ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरा मैसूर युद्ध की। 1771 में मराठाओं ने हैदर अली पर हमला किया, लेकिन ब्रिटिश ने उनके वादे के बावजूद उसकी मदद नहीं की। इस विश्वासघात का बदला लेने के लिए हैदर अली एक मौके के इंतज़ार में था जब अंग्रेज़ों ने माहे के फ्रांसीसी बंदरगाह पर हमला किया, जो यूरोप के साथ मैसूर के व्यापार के लिए एकमात्र आउटलेट था। उस समय हैदर अली ने युद्ध की घोषणा की। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में निज़ाम और मराठा ने हैदर अली के सहयोगी के रूप में शुरुआत की, लेकिन बाद में अंग्रेज़ी पक्ष में चले गए। फिर भी हैदर अली कर्नाटक को हारने से बच गया और आर्यकोट पर कब्जा कर लिया और मद्रास को धमकी दी, लेकिन आर्यकोट के तहत ब्रिटिश सेना ने पोर्ट नोव में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध को उसके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा किया गया। मैंगलोर की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के कैदियों को और विजेता प्रदेशों को परस्पर लौटा दिया गया। तो दोस्तों पहला एंग्लो मैसूर युद्ध तो हैदर अली जीत गया, लेकिन दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली हार गया, क्योंकि दोस्तों 1771 के अंदर जब मराठाओं ने हैदर अली के ऊपर हमला किया तो उस टाइम पे हैदर अली ने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी संधि के अकॉर्डिंग, जो कि संधि उसने प्रथम मैसूर युद्ध के टाइम पे की थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हैदर अली की मदद नहीं की और इस विश्वासघात का बदला लेने के लिए हैदर अली ने एक मौके का इंतज़ार किया। जब अंग्रेज़ों ने माहे, जो कि फ्रांसीसियों का एक बंदरगाह था और यूरोप और मैसूर के बीच व्यापार का एकमात्र स्रोत या फिर आउटलेट था, उस पर अंग्रेज़ों ने हमला किया, तो उस टाइम पे हैदर अली को लगा कि ये अच्छा मौका है युद्ध की घोषणा करने का। तो दोस्तों उस टाइम पे हैदर अली ने सेकंड मैसूर युद्ध की घोषणा की और सेकंड मैसूर युद्ध स्टार्ट हुआ। इस युद्ध के अंदर जो निज़ाम और मराठा थे उन्होंने शुरुआत में हैदर अली के सहयोगियों के रूप में इस युद्ध को लड़ा, लेकिन बाद में वे अंग्रेज़ों के पक्ष में चले गए। फिर भी हैदर अली इस युद्ध के अंदर कर्नाटक को हारने से तो बच गया, लेकिन आर्यकोट पर उसने कब्जा कर लिया और मद्रास, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अधीन था, उनको धमकी दी। लेकिन बाद के अंदर आर्यकोट के तहत ब्रिटिश सेना ने हैदर अली को हरा दिया और मद्रास को बचा लिया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और हैदर अली के बाद इस युद्ध को उसके बेटे टीपू सुल्तान ने आगे बढ़ाया। इस युद्ध की समाप्ति मैंगलोर की संधि से हुई। दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। मैंगलोर की संधि से हुई और इस युद्ध में जो कैदी थे उनको और विजेता प्रदेशों को लौटा दिया गया। बेसिकली ये युद्ध टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों हार गए। हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे मैसूर युद्ध की। दोस्तों इस वाले पॉइंट के अंदर बताया गया है कि मैंगलोर की संधि ने टीपू और ब्रिटिश के बीच संघर्ष को हल नहीं किया, चूँकि दक्कन में
ब्रिटिश और टीपू सुल्तान दोनों ही राजनीतिक वर्चस्व का लक्ष्य रखते थे, इसलिए दोनों के बीच शत्रुता का नवीनीकरण शुरू हो गया। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हुआ जब टीपू ने अंग्रेजों के एक सहयोगी त्रिवणकोर और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काली मिर्च के एकमात्र स्रोत पर हमला किया। टीपू की बढ़ती शक्तियों से ईर्ष्या करने वाले निजाम और मराठा ब्रिटिश में शामिल हो गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू को हराया और उसे 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। तो दोस्तों, तीसरा मैसूर युद्ध हुआ टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच। दोस्तों, बेसिकली टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच तीसरा मैसूर युद्ध होने का कारण ये था कि दोनों ही, यानी कि ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान दोनों ही अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे दक्कन के पठार के अंदर, लेकिन इसी चीज़ ने इन लोगों के बीच में शत्रुता बढ़ाई और शत्रुता को जन्म दिया। तीसरा मैसूर युद्ध हुआ जिसके अंदर इस युद्ध को टीपू सुल्तान हार गया और टीपू सुल्तान को इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। दोस्तों, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कब हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि? 1792 में। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट संधि है, आप लोगों को इससे रिलेटेड भी 2 पॉइंट ज़रूर ध्यान रखने हैं। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा आत्मसमर्पण करना पड़ा, जो कि ब्रिटिश और उनके सहयोगी अर्थात मराठा और निजाम के बीच विभाजित किया गया था। टीपू को 330 लाख रुपए का भारी युद्ध क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ी। इसके अलावा टीपू को अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस संधि से रिलेटेड ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की। तो दोस्तों, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू जैसा आदमी अपनी हार के अपमान को नहीं भुला सका। उसने ब्रिटिशर्स के साथ शक्ति परीक्षण के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी राजधानी के किलेबंदी करना शुरू किया, अपनी घोड़ेसवार सेना में सुधार किया और अपनी पैदल सेना को अनुशासित किया। उसने अंग्रेजों को दक्षिण से बाहर करने के लिए फ्रांसीसी के समर्थन को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया। लॉर्ड भारत में फ्रांसीसी पुनर्जीवित को रोकने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने टीपू सुल्तान को ब्रिटिश संप्रभुता को स्वीकार करने वाले सहायक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए कहा, परंतु टीपू सुल्तान के उत्साही विद्रोह पर चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हुआ। निजाम अंग्रेजों में शामिल हो गए और इस युद्ध में टीपू लड़ते लड़ते मर गया। तो दोस्तों, एंग्लो मैसूर युद्ध भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के अंदर टीपू सुल्तान की हार हुई थी और इस हार को टीपू सुल्तान जैसा आदमी भुला नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि क्यों ना एक बार और ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध किया जाए और ब्रिटिशर्स को हराया जाए। तो उसने इस युद्ध की तैयारी की, यानी कि चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की तैयारी की। इसके लिए उसने अपनी राजधानी की किलेबंदी शुरू की, अपने घोड़ेसवार सेना, अपनी पैदल सेना को ठीक किया, उनको अच्छा बनाया और अंग्रेजों को दक्षिण से भगाने के लिए फ्रांसीसियों का समर्थन भी मांगा, लेकिन उसे फ्रांसीसियों का समर्थन नहीं मिला। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स का वायसराय था लॉर्ड वेलेजली, उसने भारत में फ्रांसीसी पुनर्वास को रोकने के लिए, यानी कि फ्रांसीसियों को फिर से भारत में आने से रोकने के लिए टीपू सुल्तान से एक समझौता करने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर टीपू सुल्तान चाहे तो ब्रिटिश संप्रभुता को स्वीकार कर सकता है और एक सहायक गठबंधन में प्रवेश कर सकता है, लेकिन टीपू सुल्तान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसके उत्साही विद्रोह के कारण चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। दोस्तों, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध के अंदर टीपू सुल्तान हार गया और लड़ते लड़ते मर गया। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इन चारों युद्धों के बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों, ये ही वो 4 युद्ध हैं जिनके बाद ब्रिटिशर्स ने मैसूर के अंदर अपनी सत्ता की स्थापना की। तो दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट यही है, मैसूर पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। युद्ध के बाद टीपू के राज्य का आधा भाग अंग्रेजों और निजाम के बीच विभाजित किया गया तथा अन्य आधे को पुराने हिंदू शाही परिवार के एक बच्चे को दे दिया गया, जिसे हैदर अली ने उखाड़ फेंका। टीपू के परिवार को वेल्लोर में निर्वासित कर दिया गया।
मैसूर का नया शासक अब अंग्रेजों का अधीनस्थ सहयोगी बन गया और दक्षिण भारत पर अब ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना हुई। तो दोस्तों इस तरीके से चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद कोई भी नहीं बचा था मैसूर को बचाने के लिए, और इस तरीके से मैसूर के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पूरा आंसर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, एंड यस अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।